नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अकबर के बारे में। पिछले वीडियोस में हम बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी, उसके उत्तराधिकारी व उसके प्रशासन को देख चुके हैं। अब यहाँ पर अकबर की बात करें तो 1556 से 1605 ईस्वी अकबर का शासनकाल रहता है, लेकिन वास्तविक तौर पर अकबर 1562 से 1605 ईस्वी तक शासन करता है, क्योंकि 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहता है और बैरम खां का प्रभाव अधिक रहता है। उसी तरह 1560 से 1562 ईस्वी तक महम अंगा का प्रभाव ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर अकबर का वास्तविक नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसी तरह स्मिथ महोदय कहते हैं कि उसका असली नाम जो था वह था बदरुद्दीन। 9 वर्ष की आयु में 1551 ईस्वी में गजनी का प्रशासक बनता है और 1555 ईस्वी में पंजाब का प्रशासक बनता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हुमायूं इन क्षेत्रों को जीतता है और अपने अल्पवयस्क बेटे, जिसका जन्म 1542 में हुआ था, तो वो काफ़ी 9-10 साल का ही होता है, तो उसे वह यहाँ पर बना देता है प्रशासक, ताकि जनता में उसका प्रभाव बेहतर हो और जब आगे चलकर वह शासक बने तो जनता उसे आसानी से स्वीकार कर ले। हुमायूं ने पहले मुनीम खां को अकबर का संरक्षक घोषित किया था, लेकिन पंजाब विजय के बाद बैरम खां को वह अकबर का संरक्षक घोषित कर देता है। अब ये बैरम खां कौन था? तो बैरम खां कन्नौज के युद्ध में, हम देखते हैं कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में होता है, इस युद्ध में हुमायूं के साथ ये रहता है। हालांकि इस युद्ध से ही हुमायूं हारकर भारत छोड़ने पर विवश होता है। हुमायूं के निर्वासन काल में भी बैरम खां उसके साथ था और फारस का कलाइल तुर्क था और शिया मतावलंबी था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित इसने किया था हुमायूं को, और चूँकि यह शिया मतावलंबी था और हुमायूं लंबे समय तक ईरान के शासक में संरक्षण भी पाया हुआ था। अब हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक कालानौर यानी कि गुरदासपुर पंजाब में करवाया। बदायूंनी के अनुसार कालानौर में अकबर की ताजपोशी के समय कामरान की बेटी अकबर के साथ सिंहासन पर बैठाया, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हुमायूं भारत पर आक्रमण करने जाता है तो कामरान उसकी मदद करने लगता है। हालांकि एक युद्ध के दौरान कामरान की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जब अकबर का राज्याभिषेक होता है तो कामरान की बेटी को भी सिंहासन पर साथ में बिठाया जाता है, क्योंकि तुर्कों में हम देखते हैं कि राज्य विभाजन की परंपरा थी। अगर जितने बच्चे हैं, जितने बेटे या बेटी हैं, उन सभी को राज्य का कुछ न कुछ हिस्सा मिलेगा। अकबर का धार्मिक गुरु अब्दुल लतीफ़ होता है, जिसे नियुक्त करता है बैरम खां। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल राज्य में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर जौनपुर के अफगान शासक आदिल शाह सूर का मंत्री हेमू, जो कि रेवाड़ी का बरमिया था, मुगल सत्ता पर मुगल सेना पर आक्रमण करता है तथा तरगी बेग को पराजित कर दिल्ली पर, जबकि इसके इसके दर खां को पराजित कर आगरा पर कब्जा कर लेता है। अब देखो, दिल्ली आगरा विजय के बाद हुमायूं स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करता है और हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। और भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि 14 ऐसे शासक रहे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली, और ये 14वां और अंतिम शासक होता है जो भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि ले रहा है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो हेमू विक्रमादित्य है, ये दिल्ली पर या फिर आगरा, जो इस समय पर सत्ता का केंद्र है, वहाँ पर शासन करने वाला अंतिम एकमात्र हिंदू शासक था, क्योंकि ये रेवाड़ी का बनिया था। अब 24 में से 22 युद्धों का ये विजेता होता है और पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है नवंबर 1556 में। बैरम खां व अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने हेमू को हराया। यहाँ पर मुख्य नेतृत्व तो बैरम खां ही कर रहा था। अकबर सामान्य रूप से पीछे यहाँ पर खड़ा हुआ था, क्योंकि अकबर अभी उतना बड़ा नहीं था कि भाई युद्ध का संचालन कर सके। गिरफ्तार होने के बाद अकबर हेमू को माफ़ कर देता है कि भाई ठीक है, तुमसे गलती हो गई, कोई नहीं। हेमू माफ़ी मांगता है, लेकिन बैरम खां जो रहता है वो यहाँ पर
हेमू की हत्या करवा देता है, क्योंकि बैरम खां को ये लगता है कि अगर इसको जिंदा छोड़े तो हो सकता है कि ये फिर से विद्रोह कर सकता है, और अगर इसने अच्छे से पूरी प्लानिंग के साथ विद्रोह किया तो हमारी सत्ता को खतरा हो सकता है, क्योंकि हम अभी अभी बड़ी मुश्किल से तो स्थापित हुए हैं। तो बैरम खां कोई चांस नहीं लेना चाहता था और वह यहाँ पर हेमू की हत्या करवा देता है। बाद में अकबर यहाँ पर बैरम खां से काफ़ी नाराज़ होता है, क्योंकि भाई उसने माफ़ कर दिया था लेकिन बैरम खान ने उसको मार दिया। तो ये बात खटक जाती है अकबर के मन में। दिल्ली आगरा पर वह पुनः मुगलों का नियंत्रण हो जाता है और बैरम खां का संरक्षण काल 1556 से 1560 ईस्वी यहाँ पर चलता है। अकबर बैरम के नियंत्रण में रहता है और अकबर ने बैरम को वकील उस सल्तनत के पद पर स्थापित किया तथा उसे अपना अतालिक यानी कि अपना संरक्षक घोषित किया। अब यह अपना संरक्षक घोषित कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई सारे मेरे जो फैसले, महत्वपूर्ण फैसले, वो कौन ले सकता है? बैरम खां ले सकता है। तो यहाँ पर जो बैरम खां रहता है वह शिया संप्रदाय से आता है, मुस्लिम धर्म के, और जो सुन्नी विचारधारा वाले रहते हैं वह काफ़ी कट्टर रहते हैं। तो यहाँ पर बैरम खां से काफ़ी जलन उनको होती है, क्योंकि बैरम खां बहुत कम समय में यहाँ पर सम्राट के संरक्षक तक के पद तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अकबर है उसको उसके जो अन्य अमीर है, मिर्ज़ा वगैरह हैं जो कि सुन्नी हैं, वो यहाँ पर भड़काते हैं कि भाई बैरम खां ऐसा है, बैरम खां वैसा है, और फिर बाद में जाकर अकबर उनसे प्रभावित हो जाता है और बैरम खां का फिर कचुम्बर बन जाता है। तो यहाँ पर अकबर ने बैरम खां को वकील उस सल्तनत पद पर स्थापित किया तथा उसे अपना अतालिक यानी कि संरक्षक घोषित किया। अकबर के संरक्षण काल में ग्वालियर, जौनपुर व अजमेर क्षेत्र वे जीतते हैं। अजमेर मुगलों का प्रशासनिक केंद्र रहा। राजपूतों पर नियंत्रण रखने के लिए ये अजमेर को अपना प्रशासनिक केंद्र बनाते हैं। आगे भी हम देखते हैं कि जो अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज भी अपना प्रशासनिक केंद्र, जो सैन्य अड्डा है पूर्व पश्चिमी भारत का, वो कहाँ बनाते हैं? वो बनाते हैं इसी जगह पर। कौन सी जगह पर? यहाँ हमने देखा था कौन सी, अजमेर पर। अब इसके बाद में देखिए अकबर व बैरम खां के संबंध बिगड़ने के क्या कारण थे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अकबर हेमू को पराजित कर माफ़ कर देता है, लेकिन बैरम खां फिर भी उसकी हत्या करवा देता है। अब अकबर यहाँ पर बच्चा था, लेकिन उसकी जो मेंटेलिटी थी कि भाई मैं सम्राट हूँ, मेरी बात माननी चाहिए, लेकिन बैरम खां जो था वह दूरदर्शी व्यक्ति था। अब अगर वह इसको नहीं मारता तो हो सकता था कि ये बच के चला जाता और अगली बार फिर एक बड़ी सेना के साथ आता और अकबर को फिर दिल्ली आगरा से हाथ धोने के साथ साथ पूरे देश से हाथ धोना पड़ सकता था। यही कारण है कि ये क्या करते हैं कि भाई अब ऐसा कर दो, अब अच्छे से हाथ पैर धो लो, बात खत्म। अब अकबर जो बैरम खां था वह शिया था, जबकि ज़्यादातर अधिकारी सुन्नी थे। तो यह भी एक कारण बनता है, क्योंकि ज़्यादातर अधिकारी अक्सर अकबर को झूठ झूठ बताते थे बैरम खां के विषय में। अब बैरम शिया था जबकि ज़्यादातर अधिकारी सुन्नी थे, अधिकारियों ने उसके कान भरे। बैरम खान ने शेख गद्दाफी को सत्र पर स्थापित किया। शेख बाद में भ्रष्ट हो गया, यह भी एक कारण था। यहाँ पर अकबर को भड़काने वाले कहते हैं कि देखो देखो बैरम खान ने ये भ्रष्टाचार किया है, ये तो पकड़ा गया, वरना ये पूरा राजकोष आपका लूट लेता है। इस तरह के उसके जो सहयोगी रहते हैं वो कहते हैं। अब अकबर शिकार के बहाने आगरा से दिल्ली आया तो अपने भरोसेमंद लोगों को बुलाकर दरबार आयोजित किया और घोषणा की कि वह अब सारे फैसले स्वयं लेगा। अकबर ने बैरम खां के नेतृत्व में वकील उस सल्तनत के पद से हटाकर पीर मोहम्मद को स्थापित किया। बैरम पीर से नफरत करता था। अब ये जो पीर मोहम्मद था और बैरम खां था, दोनों एक दूसरे के बड़े प्रतिद्वंदी थे। अब यहाँ पर अकबर पीर मोहम्मद को बना तो देता है, लेकिन बैरम को अकबर के पास ले जाने के लिए उसके पास गया तो यहाँ पर दोनों में झगड़े हो जाते हैं। अब क्या होता है कि अकबर कहता है कि भाई बैरम खां को बुलाओ, तो जो पीर मोहम्मद रहता है वह जाता है बैरम खां के पास। अब स्वाभाविक सी बात है, दो दुश्मन मिलते हैं और एक दुश्मन जिस पद पर था उसको हटा दिए और दूसरे को बिठा दिए। तो एक तो जलन भावना, दूसरा मजाक भी, अपमान भी, ये इस तरह की बातें होती है जिसके कारण आगे हम युद्ध देखते हैं।
बैरम के आदेश पर अकबर के लिए हाथी को मरवा देता है। सॉरी, बैरम खां के आदेश पर अकबर के प्रिय हाथी को मरवा देता है, क्योंकि वह हाथी पागल हो गया था। 1560 ईस्वी में दिलवाड़ा या तिलवाड़ा के युद्ध में अकबर की सेना, जो मुनीम खां के नेतृत्व में थी, बैरम खां को पराजित कर देती है और बैरम खां फिर आत्मसमर्पण कर देता है। अकबर ने बैरम खां के समक्ष 3 विकल्प रखे थे: चंदेरी कालपी तथा चंदेरी कालपी का सूबेदार बने, मुगल बादशाह का गुप्त सलाहकार बने और राजकीय खर्च पर हज की यात्रा करें। अब यहाँ पर जो बैरम खां रहता है भाई, वो तो कहता है मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे अपने प्रशासन से हटा दिया। तो बैरम खां ने हज यात्रा का विकल्प चुना और मक्का जाते समय गुजरात के पाटन में, जो अहिलवाड़ा कहलाता है, यहाँ पर एक अफगान मुबारक खान ने अकबर की हत्या कर दी। इसके बाद अकबर क्या करता है, अकबर ने बैरम की विधवा सलीमा बानो बेगम से विवाह किया। वह बैरम के पुत्र अब्दुल रहीम को अपने प्रशासन में शामिल किया। कालांतर में अब्दुल रहीम न केवल खानखाना की उपाधि लेते हैं, बल्कि अकबर के नौरत्नों में भी शामिल होते हैं। और जब आप इस काल का हिंदी का इतिहास पढ़ते हैं, तो हिंदी के एक प्रमुख संत कवि रहीम दास जी आपको दिखते हैं। तो वह यही है, रहीम खान एक खाना, या फिर अब्दुल रहीम खान एक खाना। अबुल फजल के अनुसार महाअंगा बैरम खां के प्रभाव समाप्त होने की जिम्मेदार थी। पर्दा प्रथा, यानी कह सकते हैं कि जो महामंगा थी, उसकी धाय माँ जिसने बचपन से उसको पाला था, इसने और इसके सहयोगियों ने अकबर के कान भरे और उसको झूठ झूठ बोल बाल कर बैरम खां को पद से हटवा दिया। पर्दा शासन या पेटीकोट शासन शुरू होता है और इसमें अकबर महामंगा के प्रभाव में रहता है 2 वर्षों तक, 1560 से 1562 ईस्वी। अकबर की धाय माँ, इसकी मृत्यु पर जो अकबर की धाय माँ रहती है, अकबर 2 लोगों की मृत्यु पर मुंडन करवाता है। जब उसकी माँ हमीदा बानो बेगम का देहांत होता है और जब उसकी धाय माँ, जिसने उसको बचपन से पाला था, उसकी आया महामंगा की मृत्यु होती है। अकबर इसकी मृत्यु पर मुंडन करवाता था। 1562 ईस्वी की यह बात है। अकबर ने मुनीम खां को संरक्षक व महामंगा को वकील उस सल्तनत का पद दिया। अकबर के प्रशासन में महामंगा व उसका गुट प्रभावी था। महामंगा के गुट की बात करें तो मुनीम खां, शिहाबुद्दीन और अहमद खां जैसे लोग, उसके साथ ही उसका पुत्र अदम खां और उसकी पुत्री जीजी अंगा यहाँ पर शामिल थी। अब देखो, अदम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए राजस्व में भ्रष्टाचार किया और कई बार बादशाह के आदेशों की अवहेलना की। अकबर ने मुनीम खां के स्थान पर जीजी अंगा के पति अदका खां को वजीर बनाया। तो यहाँ पर मुनीम खां और अदम खां के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, तो जिसके कारण अदम खां ने अदका खां की हत्या कर दी, जो कि उसका ही जीजा था। इससे नाराज होकर अकबर अदम खां की हत्या करवा देता है। जबकि आप ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की जोधा अकबर मूवी देखोगे, तो उसमें बताया गया है कि जो अदम खां रहता है, वह क्या करता है कि जोधा बाई, जो अकबर की पत्नी रहती है, उनके साथ थोड़ी बदतमीजी करता है। तो जिसके कारण अकबर उन्हें महल से भिजवा देता है। तो उसको मारने वाला ये तरीका तो सही है, लेकिन इसके पीछे उसको क्यों मारा, ये सिर्फ एक रीज़न हम नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा रीज़न ये था कि वह प्रशासन में ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगा था। तो यहाँ पर उसको आदेश देते कि भाई इसको महल से ऊपर से फेंको, और अगर ये जिंदा बचा हो तो इसको फिर ऊपर लाओ और फिर फेंको, जब तक ये मर न जाए तब तक उठा के लाओ और फेंकते जाओ। अब अदम खां की हत्या के कुछ समय बाद महाअंगा की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु पर अकबर मुंडन करवाता है और उसने अपनी माँ हमीदा बानो की मृत्यु पर भी मुंडन करवाया था। अब यहाँ पर जो अकबर रहता है, वह स्वतंत्र शासक के रूप में यहाँ पर शासन करता है यहाँ से। तो ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त, और फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे अकबर का जो शासन है, वो उसको हम देखेंगे।